हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी से रिलेटेड है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी और जूनियर यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी उसको रिलीज कर दिया है। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या फॉर्म फिलअप करते समय आपको ध्यान रखना है, और जो लास्ट डेट है वो कब तक है और कब तक फॉर्म भरने को आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कोई स्पेशल छूट वगैरह मिली है एज को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको डिसक्वालीफाई करवा सकते हैं या फिर फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ खास बात ये है कि क्या फॉर्म फिलिंग के बाद इसमें कोई करेक्शन डेट वगैरह आएगी कि नहीं आएगी। और फाइनली फिर सिलेबस और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे हम लोग। तो इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। जो बाकी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है उनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, r.sb.rajasthan.gov.in। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसके बाद हम फाइनली इनके जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में आते हैं और यहीं से हम लोग पूरा वीडियो कवर करने वाले हैं और डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या चीजें आपको समझना है। सबसे पहले समझते हैं इनकी जो वैकेंसी है वो क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इनकी टोटल वैकेंसी जो है, हमारी टोटल वैकेंसी आप देखोगे तो जो बेसिक का है वो 3629 है। और जिसमें आपका जो सीनियर है वो टोटल कितना है, 332 है, सॉरी 322 है। जो टोटल वैकेंसी आएगी वो टोटल वैकेंसी आएगी 3951। ये हमारी टोटल वैकेंसी होने वाली है, यानी अप्रॉक्स 4000 के अप्रॉक्स, यानी 4000 के आसपास वैकेंसी है पूरी। तो आपको ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अब इसमें जो हम लोग एप्लीकेशन भरने वाले हैं, तो बेसिक आप देखोगे कि इसमें दो टाइप की वैकेंसी है। एक कह सकते हो कि सीनियर के लिए है, ठीक है, और एक आप कह सकते हो कि जूनियर के लिए। ठीक है, जूनियर के लिए। तो सीनियर और जूनियर के लिए दो वैकेंसी आई हुई हैं। और जो जूनियर में है वो सबसे ज्यादा है। बेसिक में आपको देख ही रहे हो 36K के अराउंड है, सॉरी के नहीं, 100 के अराउंड है। ठीक है, 3600 के अराउंड है और सीनियर में आपका 322 के अराउंड है। तो टोटल आपका 39 पड़ता है। ठीक है, 3951 ऐसे अप्रॉक्स है। अब जो एप्लीकेशन है वो कैसे फिल करना है इस चीज को समझना। देखिए, इनका एक अपना ओटीआर सेक्शन होता है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना पड़ता है। और ये कहाँ करना पड़ता है, राजस्थान का जो एसएसओ आईडी है वो बनाना पड़ेगा आपको। अब एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, वो चीजें इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने ओटीआर कर लिया है या फिर आप एसएसओ आईडी बना लिए हैं, उसमें एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि एसएसओ आईडी जो है वो बेसिकली राजस्थान के अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज के लिए हर सिटीजन को एसएसओ आईडी बनवाई जाती है। तो उसमें बहुत सारे पोर्टल होते हैं, तो उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल ही क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल ही आपको चूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रहे, रिक्रूटमेंट पोर्टल आप चूज करेंगे तो आपको इसके अंडर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो भी करेंटली में चल रहे होंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओटीआर में आपको लाइव फोटो वगैरह सेशन आएगा, उसके बारे में अभी हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ओटीआर सबसे पहले करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ओटीआर करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली हर एक कैंडिडेट के लिए वो एसएसओ आईडी बननी कंपलसरी है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे की आईडी, मान लीजिए किसी दूसरे की आईडी आपने बना ली, ठीक है, और उसके बाद आप चाहते हो कि दूसरे की आईडी बनाने के बाद आप चाहते हो कि क्या हो जाए, उसकी आईडी से हम लोग फिल कर सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपनी ही एसएसओ आईडी बनानी है, दूसरे की नहीं बनानी है। ठीक है, और उसके बाद जब अब बात करते हैं हमारे फी, एग्जाम फी की। ठीक है, एग्जाम फी की अगर मैं बात करूं कितना हमारा फी लगेगा, देखो अगर आप अदर स्टेट के हो तो सीधी सी बात है, जनरल में आप
माने जाएंगे। तो जनरल के लिए 600 रुपीज़ है, यानी टोटल 600 रुपये लगने हैं। बाकी अगर आप SC ST या OBC या क्रीमी लेयर में आते हैं तो 400, और मान लो आप डिसेबिलिटीज में काउंट होते हैं तो 400 वहाँ भी आपको दिया जाएगा। बाकी अगर आप नॉर्मल अदर स्टेट के हैं तो जनरल में कंसीडर किए जाएंगे तो 600 ही पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बाकी इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अगला जो हमारा बात है वो टोटल वैकेंसी हो गई, फॉर्म भरने का हो गया, फी हो गया, फी के बाद हमें सैलरी इसका डिस्कस करना है। ठीक है, इसकी सैलरी कितनी होने वाली है। देखो सैलरी को लेकर थोड़ा सा इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको ध्यान रखना है। जो सैलरी इन्होंने मेंशन की है, अगर आप इसको पहले समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनका कहना है कि जब आप इसमें एग्जाम पास हो जाते हैं तो आप एज अ ट्रेनी जाएंगे। ठीक है, और ट्रेनी जो होगा वो मासिक नियत पारिश्रमिक दरों के हिसाब से दिया जाएगा। इनका मतलब ये फिक्स रेमुनेशन दिया जाएगा। अब रेमुनेशन जो दिया जाता है फिक्स्ड वाला, उसमें एक चीज ये है कि कोई भत्ता यानी जैसे जो TADA वगैरह होता है वो सारी चीजें नहीं दी जाएंगी, ये सारी चीजें नहीं दी जाएंगी। और अगर ये नहीं दी जाएंगी तो सिंपल सी बात है, नॉर्मली आप ऐसा कह सकते हो कि जो संविदा पे होते हैं ना वैसे टाइप के आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके उपरांत जो पेपर होगा, या ऐसा कह सकते हो कि जो ट्रेनिंग के अकाउंट मतलब ट्रेनिंग के बाद यानी 2 साल के बाद जब ये परमानेंट होंगे तो परमानेंट के स्थायीकरण के पात्र होंगे, और उसके बाद आपको चीजें कह सकते हो कि प्रॉपर वो दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी को लेकर थोड़ा सा इशू था। अब बात करते हैं हमारा एलिजिबिलिटी को लेकर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी जो होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सीनियर के लिए वो कर रहे हो तो सीनियर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका PG होना चाहिए। ठीक है, PG होना चाहिए, और इस PG में आप देख सकते हो कि राजस्थान के कंप्यूटर विंग के अकॉर्डिंग ग्रुप डी में, जो नेमली ग्रुप डी में कंप्यूटर विंग है, उसमें दिया गया है कि आपका ME या फिर MTech होना चाहिए, या और वो भी CS और IT में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी EC में होना चाहिए, EE में होना चाहिए, या कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो इन सब में आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, या कह सकते हो मिल सकता है। इंजीनियरिंग किए हो लेकिन मास्टर होना चाहिए। ठीक है, मास्टर इंजीनियरिंग। और दूसरा जो मेनली है, या आप MSc की हो, और MSc में आप ध्यान रखिएगा CS एंड IT की बात की गई है, यानी आप या तो CS से हो या तो IT से हो। MSc ऐसा नहीं कि कोई भी MSc। देखो एक प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक होता है MSc कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स, वहां पे CS नहीं मेंशन रहता। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी MSc है कंप्यूटर एप्लीकेशन विद मैथमेटिक्स है, इसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है। नहीं, आप CS एंड IT मेंशन होगा, यानी CS का प्रॉपर सब्जेक्ट होगा तभी वो कंसीडर किया जाएगा। या आप MCA हो या B लेवल हो या C लेवल हो तो भी आप एप्लीकेबल है, या फिर कोई अदर इक्विवेलेंट जो रिकॉग्निशन बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट हो, हायर या इक्विवेलेंट हो, तो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे BE BTech कंसीडर नहीं किया गया है सीनियर में, तो आप इसके एवज में अप्लाई मत करिएगा। फिर आते हैं हमारे जो जूनियर के लिए होता है, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होते हैं उनके लिए क्या होता है, आप ग्रेजुएट एंड A लेवल या PGDCA मिनिमम 1 ईयर का हो तो आप कह सकते हो कि अगर UG प्लस A लेवल और या PGDCA हो तो आप एलिजिबल हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और राजस्थान के इनके जो स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया। या फिर आप BTech हो, या फिर आप BTech में आप किसी भी कह सकते हो कि ब्रांच से हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी BSc में भी सेम वही रूल होगा, CS एंड IT मेंशन होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता है हमारा BCA, क्या BCA एलिजिबल है, बिल्कुल BCA भी एलिजिबल है, या फिर अदर कोई इक्विवेलेंट हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री हो वही इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सबसे जो मेन मुद्दा आता है कि क्या लास्ट ईयर वाले एलिजिबल होंगे, तो इन्होंने ऐसा बोला है कि ठीक है, जो लास्ट ईयर वाले हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, सम्मिलित हो रहे हों। वो
सीधी भर्ती बेसिक और वरिष्ठ के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन उनको ध्यान रखना है कि इस भर्ती की परीक्षा की तिथि तक, यानी जिस दिन एग्जाम होगा वहां तक, उस डेट तक आपको कंप्लीट कर लेना है। यानी आपकी डिग्री या फिर जो भी आपका कोर्स है वो उसकी जो फाइनल डिक्लेरेशन है रिजल्ट का वो कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी एग्जाम की डेट जब आएगी या जो भी एग्जाम की डेट रहेगी वहां तक आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ऐसा और कुछ नहीं है। तो लास्ट ईयर वाले एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो। और एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी मेंशन की है कि इनमें 3 ईयर का क्या होगा, 3 ईयर का जो क्या कहते हैं अतिरिक्त होगा एज में, इन्होंने कह सकते हो कि आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्रथम बार भर्ती होने के कारण ये कुछ मतलब संस्कृत में इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, लेकिन 2022 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी, इसी वजह से 3 साल का एक्स्ट्रा इन्होंने क्या दिया है, एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद अब एज फैक्टर के बाद हमारा जो आता है वो पेंशन आता है। तो पेंशन इसमें राजस्थान सरकार ने योजना लागू की है, तो आपको पेंशन भी मिलेगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो आप देख लीजिए, 25 तारीख से डेट हमारी स्टार्ट है। ठीक है, 25 तारीख से स्टार्ट है और लास्ट कब होगी, 23/6/2026, यानी 23 जून तक चलने वाला है, रात को 12 बजे तक। ठीक है, एसओसो पोर्टल पे लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक एक्टिवेट नहीं रहेगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा हमारा, किसी भी मोड में हो सकता है। बेसिकली वैसे सीबीटी मोड में ही जहाँ तक है करवाएंगे, लेकिन सीबीटी या फिर टीबीटी, जिसको टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। यानी तीनों की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बोर्ड के पास ये अपना एक कह सकते हो कि राइट है, वो जिसमें भी करवाना चाहे करवा सकता है। बाकी रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो अगर मान लो कैंडिडेट ज्यादा हुए तो इनको एग्जाम कई शिफ्ट में करवाना पड़ सकता है या कई डे में करवाना पड़ सकता है। तो अगर डे में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एडमिट कार्ड कहाँ आएगा। एडमिट कार्ड आपका पूरा का पूरा एसओसो आईडी में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। ये मान के चलिए सब कुछ आपको एसओसो आईडी में ही करना है। अब क्या ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि आप मैरिड हैं और एक से ज्यादा आपकी वाइफ हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वाइस वर्सा, अगर आप महिला है और आपको एक से ज्यादा आपके कह सकते हैं पुरुष से विवाह किया जिसकी पहली पत्नी हो ऑलरेडी, तो ऐसे में भी आप भी एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर अगर आपने कोई ऐसे विवाहित कह सकते हो आवेदक होंगे या एप्लीकेंट होंगे, वो भी पात्र नहीं होंगे जिसने अपने विवाह के समय कोई दहेज लिया है। ठीक है, ये सब थोड़ी चीजें हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ लेनी है अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब मेन आते हैं कि इसमें ओटीआर में आपको लाइव फोटोग्राफ कैप्चर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहां पे आपको कंपलसरी है रहना। लाइव फोटो के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी, यानी इंग्लिश है हिंदी दोनों में सिग्नेचर अपलोड होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड का आपको अंगूठा का जो कह सकते हो कि निशान होता है वो आपको, यानी कि अंगूठे का जो इमेज होता है, थंब एक्सप्रेशन, वो आपको ओटीआर में अपलोड करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन वगैरह फॉर्म फिलअप करने के बाद करना होगा। और उसके बाद जैसे बोर्ड एग्जाम हो जा करवा लेता है तो उसके बाद आपको आंसर की के लिए 100 रुपीज क्या करना पड़ेगा, आपत्ति जतानी पड़ेगी, जितनी भी आपत्ति रहेगी। ठीक है, और फोटो वगैरह आपको लेकर जाना रहेगा जो 1 महीने पुरानी ना हो, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और नीचे आ जाते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टोटल 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1, और ये मैं बता दूं एक ही दिन होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 पेपर 2 में दोनों 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, दोनों 100 मार्क्स के होंगे। ठीक, 2 घंटे के दोनों होंगे, 2-2 घंटे दोनों में मिलेंगे। ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का हो गया। अब 40% क्या है, आपको 40% लेकर आना है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, 40% इसमें कंपलसरी है पास मार्किंग के लिए। अब पहले पेपर का, अब ये क्या है, ये हमारा सीनियर के लिए है। सीनियर के लिए पहले पेपर में क्या आएगा, 100 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे का होगा, और टोटल एमसीक्यू होने वाले हैं, ये ध्यान रखना है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा राजस्थान का, और रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग के साथ साथ थोड़े से
मैथ्स भी प्रॉब्लम रहेंगे इसमें, डेटा डीआई रहेगा, न्यूमेरिक इंटरप्रिटेशन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो जो नॉर्मली सिलेबस इसमें आपको मेंशन किया हुआ है ना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो वही रहेगा, ठीक है। मेन बात आते हैं पेपर 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपका सबसे मेन कह सकते हो। सेम वही रूल रहेगा, 1/3 का यहाँ भी रहेगा, 40% क्वालिफाइंग मार्क होता है तो वो आपको लेकर आना पड़ेगा दोनों पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब पेपर 2 में क्या क्या रहेगा, पेडागोगी रहेगा, तो पेडागोगी का एक क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, फिर मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मैथ्स रहेगी, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रहेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रहेगा। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप देख सकते हो C++, जावा, .NET, मशीन लर्निंग, पाइथन, यानी 3-4 प्रोग्रामिंग है, सी है, जावा है, C++ है, पाइथन है, ठीक है, मशीन लर्निंग, एआई है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह, इनहेरिटेंस है, डेटा स्ट्रक्चर यानी कैसे वो डीएसए भी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। फिर एल्गोरिथम अलग से दिया हुआ है जिसमें ट्रीज एंड क्या कहते हैं, बाउंड एंड ग्रेडी मेथड्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम है, ठीक है। डीएलडी दिया हुआ है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, जिसमें बुलियन एक्सप्रेशन की मैप, टीटीएल एंड सीमॉस लॉजिक फैमिली, फैमिलीज एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन यूजिंग हाफ एडर, फुल एडर। मतलब आप समझ रहे हो कि अच्छा खासा सिलेबस इन्होंने कवर किया हुआ है। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सीओए है, और जिसमें क्या कहते हैं, वीएनए रहेगा, यानी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और रजिस्टर और माइक्रो ऑपरेटर्स लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक रहेगा, एड्रेसिंग रहेगा, बस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, प्रोसेसर डीएमए। फिर उसके बाद फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा, जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, डिस्क शेड्यूलिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आप देख रहे हो अच्छा खासा इन्होंने सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है। फिर हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, जिसमें ईआर मॉडल और क्या कहते हैं, रेशनल अलजेब्रा भी इन्होंने पूछा हुआ है। कैलकुलस है डेटाबेस का, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ट्रिगर, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड किया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा इन्होंने यूज़ किया हुआ है सिलेबस में। फिर हमारा आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी, आप देख रहे हो साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी भी है, और इसमें अच्छा खासा इन्होंने एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर बेसिक कम्युनिकेशन रहेगा, और बेसिक कम्युनिकेशन के बाद हमारा वेब डेवलपमेंट रहेगा, वेब डेवलपमेंट। अब the syllabus and scope pattern or examination will be as they prescribe. The commission board appointing authority of the case may be found time and will intimated to candidate within the stipulated time and manner as the commission authority in the case of may deemed fit. ठीक है, सिंपल सा इन्होंने बोला हुआ है कि सिलेबस जो है इतना सारा, जो स्कोप है पेपर का, वो एग्जामिनेशन अपना अथॉरिटी बनाएगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। सिमिलर सेम पेपर 1 यहाँ भी सेम रहेगा फॉर जूनियर यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी, लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 का सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज है, उसी चीज को देख लेते हैं। चेंज क्या है, मैक्सिमम चीजें सिमिलर ही हैं। इसमें वही है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रहेगा, डेटा प्रोसेसिंग रहेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रहेगा, फिर डीएसए रहेगा, वही डीएसए यहाँ भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, और इंटरनेट आईओटी जिसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड नेट एप्लीकेशन। तो आप देख रहे होगे सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, तो लेवल ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा डिफर करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन क्योंकि इसमें अगर आपने इसको नहीं समझा, नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो ये मान के चलो आप वहां पे गलत करोगे। इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पे 5 पॉइंट आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, ई ऑप्शन जो है पांचवा विकल्प जो रहेगा वो उनके लिए दिया गया है जिनको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता। मान लीजिए सपोज करिए मुझे फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता, मैं फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं फिल करना चाह रहा हूँ, तब भी मुझे ई फिल करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए उन्होंने 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरा वो टाइम बचता, इसीलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है केवल और केवल ई फिल करने के लिए। और ई फिल करने का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन क्या है सिलेक्ट नहीं कर रहे हो,
इसको बनाने के लिए भी हम लोग ई ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन, मतलब जो इन्होंने अपना एक रूल निकाला हुआ है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, क्या कहते हैं, पेपर में एग्जीक्यूट करना है चीजों को, या पेपर अटेम्प्ट करना है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 1 महीने का लगभग पूरा पूरा टाइम मिला हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए। सिलेबस दोनों का सेम है, तो अगर आप सीनियर फिल कर रहे हो, जूनियर फिल कर रहे हो, यानी बेसिक कंप्यूटर कहते हैं इंस्ट्रक्टर का भर रहे हो फॉर्म, तो दोनों के लिए सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही तैयारी करनी होगी। फिर नेक्स्ट बात करें फीस की, तो जनरल कैटेगरी के है तो 600 रुपए, अदरवाइज 400 रुपए लगने ही लगने हैं। ठीक है। एज आप जो भी एज 18 टू क्या कहते हैं 40 जो एज है, तो उसमें +3 हो जाएगा, 43 तक के एज के लिए आप एलिजिबल हो, भर सकते हो। ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न, आपको 2 पेपर देने हैं, एक ही दिन में देने हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। 2 पेपर में आपको 40% दोनों मिलाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की अच्छी खासी पढ़ के जानी है, और आपका जो कोर पॉइंट है वो अच्छा खासा पढ़ के जाना है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा फॉर्म का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और बाकी अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और वो चीज डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अगले रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।